हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स यानी मूलभूत गणित से संबंधित नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। तो उसमें सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि इसके एक्स निर्देशांक का समय टी के सापेक्ष एक्स बराबर 2 - 5t + 6t² के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में। तो कण का प्रारंभिक वेग निकालना है। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। और साथ में क्या क्या दिया इन्होंने, एक ये x यानी विस्थापन या दूरी की समीकरण दिए, समय t मतलब समय के सापेक्ष दिए है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है। ठीक है, अगर कोई समीकरण दी होती है विस्थापन की टी के समय के फॉर्म में, जैसे 2 - 5t + 6t², तो ऐसे क्वेश्चनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है, और अवकलन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अपन देखते हैं। तो देखो, वेग का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर बराबर dx वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है वेग का v बराबर dx अपॉन dt। ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं v क्या है, वेग है, t क्या है, समय है, और x क्या है, विस्थापन या दूरी है। इस x की जगह कई बार क्वेश्चन में क्या क्या होता है, r भी हो सकता है, d भी हो सकता है और s भी हो सकता है। ठीक है, तो वेग के दो फॉर्मूला हैं, v वेक्टर बराबर dx वेक्टर अपॉन dt वेक्टर और v बराबर dx अपॉन dt। ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, अपन देखेंगे इनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है कि प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है t बराबर 0, मतलब जब समय t बराबर 0 होता है उस समय जो वेग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। जब तक क्वेश्चन में कुछ समय कोई भी समय नहीं दिया जाता प्रारंभिक वेग के लिए, तब तक अपन क्या मानते हैं, प्रारंभिक वेग के लिए t बराबर 0 ही मानते हैं। अपन देख लेते हैं कुछ बेसिक अवकलन, ठीक है, जो अपन को इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मानो x की घात n है, क्या है, x की घात n है, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा dy/dx, x की घात n का होगा, तो जो घात होती है ना वो गुणा में आ जाएगी nx और n-1, और घात क्या हो जाएगी n-1। तो x की घात n का अवकलन क्या होगा, nx n-1। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। और देखो, अवकलन करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ऊपर अगर x है तो नीचे भी x है, अगर ऊपर t है तो नीचे भी t होना चाहिए। ठीक है, तभी अवकलन होगा। अगर ऊपर x है और नीचे t है तो अवकलन नहीं होगा। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया x की घात n का क्या होता है, nx n-1। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगला dc/dx इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब किसी भी कांस्टेंट यानी नियत राशि का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। c की जगह क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, जैसे d1/dx क्या होगा, 0 होगा। d 2 भी हो सकता है, d2/dx क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे 10 भी हो सकता है, d10/dx क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे c क्या है, एक नियत राशि है। तो नियत राशि जैसे 1 2 3 5 6 10, इन सब का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, विस्थापन या दूरी दी है, क्या x बराबर 2 - 5t + 6t²। ठीक है, और अपन को क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग निकालना है। तो अपन ने देखो वेग का फॉर्मूला पढ़ा था, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। अब देखो यहाँ पे नीचे भी t आ रहा है और इस समीकरण में भी t आ गया है। ठीक है, तो अपन इसको, ये अवकलन हो जाएगा। तो अपन इस जब विस्थापन को या x को समय के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। तो देखते हैं अपन। ठीक है, v बराबर dx/dt, x की वैल्यू अपन ने रख दी इस जगह पे, तो v बराबर क्या होगा, d/dt, और x की वैल्यू रखी तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 2 - 5t + 6t²। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो d/dt 2 इसके साथ आ जाएगा, फिर माइनस माइनस लगा देंगे अपन। ठीक है, उसके बाद d/dt ब्रैकेट में, यहाँ पे सॉरी छूट गया है, यहाँ पे 5t कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5t होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। ठीक है, प्लस
डी जो सिक्स कांस्टेंट होता है वो बाहर निकाल लेंगे अपन, तो सिक्स यहाँ लिख लेंगे डी बाई डी टी, और ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर आप सिक्स टी स्क्वायर भी लिखोगे तो ये छः डी बाई डी टी के बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स डी बाई डी टी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपन ने पढ़ा था कोई भी नियत राशि का विस्थापन वो अवकलन अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, टी का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे फाइव था ना जो छूट गया, तो फाइव माइनस फाइव इंटू जो टी की घात वन माइनस वन, और जो वन था वो तो वन को अपन लिखेंगे नहीं, वन गुणा टी तो ऐसे लिखेंगे तो वन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फाइव टी की घात वन माइनस वन होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे सिक्स आ गया, और टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, टू टी और टू माइनस वन, तो टू माइनस वन में से बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, टू टी आ जाएगा, तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, टू टी टू माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या किया, जीरो की जगह जीरो रख दिया, माइनस फाइव जिसकी घात जीरो जाती है, जैसे टी की घात जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा, और प्लस इधर इधर क्या आ जाएगा, दो में से एक गया तो एक टी बचेगा, और छः दूना बारह हो जाएगा, तो बारह टी आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगले 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 स्टेप में क्या करेंगे अपन, v बराबर कि जो जीरो का कोई मतलब नहीं है तो माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व टी, ये अपनी वेग की समीकरण आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब पता होता है अपन को, t बराबर जीरो पर वेग निकालना है अपन को, तो इस वाली समीकरण में अपन t बराबर जीरो रख देंगे तो अपन को प्रारंभिक वेग पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग v बराबर क्या होगा, माइनस फाइव प्लस बारह, टी की जगह जीरो रख दिया तो v, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ गया माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आ गया अपना, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कण की स्थिति x समय t के सापेक्ष निम्न प्रकार परिवर्तित होती है, क्या, x बराबर ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। ठीक है, किसी समय पर यदि त्वरण शून्य है तो समय निकालो, टी निकालना है। तो मतलब देखो पहले तो अपन कोई विस्थापन या स्थिति या दूरी कुछ भी बोल लो, उसकी समीकरण दिए एक्स बराबर ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, और अपन को क्या निकालना है, जब ए बराबर जीरो होगा उस समय पे अपन को टी निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो सबसे पहले तो अपन को त्वरण निकालने के लिए त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो तो b बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है, अपन ने पढ़ लिया था, और a बराबर होता है डी वी बाई डी टी। मतलब जब वेग अपन जब वेग का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो अपन को क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा, और जब अपन विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपन को क्या मिलता है, वेग मिलता है। तो ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, v बराबर डी एक्स बाई डी टी और a बराबर डी वी बाई डी टी। इसमें v क्या है, वेग है, ये क्या है, त्वरण है, x क्या है, विस्थापन है, और x क्या और x की जगह क्या हो सकता है, r भी हो सकता है, d भी हो सकता है, s भी ले सकते हैं, जैसे b डी आर बाई डी टी, डी एक्स डी 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 बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, इस टाइप से। ठीक है, अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, विस्थापन की समीकरण दी है और त्वरण शून्य पे अपन को क्या टी निकालना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, विस्थापन या स्थिति की समीकरण दी है, और टी जब त्वरण शून्य है तो उस समय पे अपन को क्या निकालना है, टी निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को त्वरण निकालना पड़ेगा, तभी तो अपन पता करेंगे ना त्वरण शून्य कहाँ पे है कहाँ नहीं है, और त्वरण निकालने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वेग का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था v बराबर डी एक्स बाई डी टी, एक्स की वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ब्रैकेट में ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। ठीक है, अब देखो अब अपन ब्रैकेट खोलेंगे, तो v बराबर डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर इधर आ गया, इसके साथ में ए टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी का अपन बी टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह माइनस रहेगा, और साथ में डी बाई डी टी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी टी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी ये कांस्टेंट, जैसे ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इनको क्या है अपन बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकाल के कैसे लिखेंगे इसे, v बराबर ए डी बाई डी टी ब्रैकेट में टी स्क्वायर बचा,
माइनस यहाँ से b बाहर ले लिया तो क्या बचा माइनस बी डी बाई डी टी, ब्रैकेट में क्या बचा टी क्यू बचा, टी की घात 3 बचा। ठीक है, अब अपन देखते हैं टी स्क्वायर का अवकलन क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा था एन एक्स एन माइनस वन, तो जो घात होती है वो गुणा में लिख दी 2 इंटू टी और घात में से एक कम कर दिया 2 माइनस वन, तो इसका क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा टी स्क्वायर का अवकलन। इसी प्रकार टी क्यू का अवकलन क्या होगा, जो घात है वो गुणा में लिख दी 3 इंटू टी, घात में से एक घटा दिया 3 माइनस वन, तो अवकलन क्या आ गया 3t स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो अब अपन डी बाई डी टी टी स्क्वायर का अवकलन लिख दिया, ये तो पहले से ही था। टी स्क्वायर का अवकलन क्या था 2t, तो अपन ने 2t लिख दिया। ये माइनस का चिन्ह पहले ही था, माइनस बी इंटू टी क्यू का अवकलन क्या होगा 3t स्क्वायर, तो अपन ने 3t स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या आ गया बेग की समीकरण आ गई। अपन को क्या निकालना था, त्वरण निकालना था। तो त्वरण क्या होता है ए बराबर डी वी बाई डी टी, या बराबर क्या हो सकता है अपन बी की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे इसमें, तो डी बाई डी टी ए इंटू 2t माइनस वी इंटू बी इंटू 3t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब त्वरण क्या आ गया, अब अपन एक मिनट, अब देखो अब क्या करेंगे, अब अपन इसका डी बाई डी टी का इन दोनों पद में गुणा कर देंगे, यानी ब्रैकेट खोल देंगे। तो और साथ में क्या करेंगे, जो भी जैसे कांस्टेंट है उन चीज़ों को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कांस्टेंट है 2a, तो 2a बाहर ले लिया और डी बाई डी टी का इस पहले पद में गुणा किया, तो डी बाई डी टी बचा क्या t बचा, तो ब्रैकेट में t आ गया। ठीक है, इसी प्रकार माइनस, क्योंकि माइनस था यहाँ तो माइनस हो गया माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3v, तो अपन ने माइनस 3v बाहर ले लिया और डी बाई डी टी बचा क्या टी स्क्वायर बचा, तो टी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखो अब अपन देख लेते हैं टी का डिफरेंस, टी का अवकलन होता क्या है। तो देखो टी की घात 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो एक गुणा में आ गई घात इंटू टी, एन एक्स एन माइनस वन से क्या 1 इंटू टी की घात 1 माइनस 1 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 इंटू टी की घात 0 हो गई, जिसकी घात 0 हो जाती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो टी का अवकलन कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार टी स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू टी की घात 2 माइनस 1, एन इंटू एन की घात एन इंटू एक्स की घात एन माइनस 1 से क्या आ जाएगा, जो घात होती है वो गुणा में आ जाएगी और टी की घात क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा अवकलन। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो क्या है ए बराबर 2a, डी टी वाला अवकलन क्या था, टी का अवकलन क्या था 1 था, तो 2a ही बचा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 3v और टी स्क्वायर का डी बाई डी टी स्क्वायर का अवकलन क्या निकला था 2t, तो अपन ने 2t लिख दिया यहाँ पे। इस प्रकार से ये क्या आ गया, ए बराबर आ गया 2a 3 दूना 6 माइनस 6bt। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, क्या दिया है कि भैया तो त्वरण 0 है, ए बराबर 0 है, तब समय निकालना है। तो अपन उस वाले ए बराबर 2a माइनस 6bt, इसमें एक ही जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे अपन। ठीक है, तो जब 0 रख देंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 2a माइनस 6bt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन अब जब इस माइनस वाले को अपन इधर साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं 6bt बराबर 2a हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अपन t निकालना है अपन को, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2a अपन 6 भी हो जाएगा। जब अपन इसे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होता है। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन 3b। तो अपन आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर है। a अपॉन 3b सिर्फ एक ही आंसर है, सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है कोई विराम अवस्था से, यानी जब कण स्थिरता से कोई कण गतिशील होता है तो उसका विस्थापन कितना दिया है, एस कितना दिया है, 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू दिया है। ठीक है, तो वह समय ज्ञात करो जब कण का वेग पुनः शून्य हो जाए, मतलब v बराबर 0 पे अपन को t निकालना है। ठीक है, अब देखो ये समीकरण भी t के फॉर्मेट में दी है, इसमें t है और अपन जाते हैं v बराबर क्या होता है dx y dt। तो देखो नीचे भी t है और x की वैल्यू में यहाँ भी t है, तो ये अवकलन आराम से हो जाएगा। तो अपन को क्या मिलेगा वेग मिलेगा अपन को। ठीक है, जब भी अपन विस्थापन का अवकलन करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा वेग मिलेगा। ठीक है,
इसके लिए कंसेप्ट अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एस बराबर विस्थापन कितना दिया है, एस बराबर दिया है 6t² माइनस टी क्यू, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, जब वेग बराबर जीरो होगा तब अपन को समय निकालना है कि किस समय पे वेग जीरो होगा। तो देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था b बराबर dx/dt या फिर ds/dt, x या s कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया था, x s r d ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब विस्थापन ही होता है, बस अपनी अपने यूज करने के तरीके पर रहता है कि कौन कौन सा वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। अब देखो x या s की वैल्यू अपन इस जगह पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, v बराबर d/dt और s की वैल्यू रखनी है ब्रैकेट में 6t² माइनस टी क्यू, ठीक है। अब देखो, अब अपन ब्रैकेट खोल लेंगे, d/dt का इन दोनों पद में गुणा करेंगे तो क्या होगा, v बराबर d/dt, ये क्या आ गया 6t² आ गया, अब माइनस का चिन्ह माइनस इंटू d/dt टी क्यू हो गया, ठीक है। अब इनमें से जो भी कांस्टेंट है अपन वो बाहर ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन अपन करते नहीं है, जब मतलब टी का ही करते हैं, जब टी वगैरह होती है साथ में तो उसी का होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 6 कांस्टेंट है बस ओनली, तो इसमें 6 बाहर आ जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, b बराबर 6d/dt, t² बचा यहाँ पे क्योंकि 6 कॉमन ले लिया, अब माइनस का माइनस आ जाएगा, d/dt टी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं पहले t² का अवकलन क्या होता है। तो देखो अपन ने पढ़ा था n(x(n-1), ठीक है। तो इस हिसाब से t² का अवकलन क्या होगा, 2 × t⁻²⁻1, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। दो में से एक गया तो एक बचा, t⁻1 बची, तो इसका अवकलन क्या हो गया, t² का अवकलन क्या हो गया, 2t हो गया। इसी प्रकार टी क्यू का अवकलन क्या होगा, 3 × t और घात में से एक घटा दो 3-1, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3t², ठीक है। तो 3t² हो जाएगा टी क्यू का अवकलन। अब अपन देखो, अपन अवकलन की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो देखो 6 तो पहले से था, d/dt × t², मतलब ऊपर भी देखो, नीचे भी t है ऊपर भी t है, तो अवकलन t² का अवकलन क्या होगा, 2t होगा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह माइनस ले लिया, और टी क्यू का अवकलन क्या होगा, 3t² होगा, तो 3t² अवकलन हो गया। अब देखो 6 दूना 12t हो गया और 3-3t², तो वेग की समीकरण क्या आ गई, v बराबर 12t - 3t², ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, b बराबर 0 दिया है, मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो अपन इस समीकरण में b बराबर 0 रखेंगे, तो b बराबर 0 रख दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या आ गया, 0 बराबर 12t - 3t², ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब देखो ये जो माइनस वाला है ये बराबर के उधर साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3t² बराबर 12t, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 3t² है, यहाँ पे t है, तो एक t से एक t कट जाएगी, ठीक है। तो बचा क्या, 3t बराबर 12, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 सेकेंड आ जाएगा। जैसे देखो t² है तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं, t × t, और इधर क्या था, t था, तो एक t से एक t कट गई, तो बची कितनी, एक ही t बची, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं इसे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नियत बल के अधीन एक कण एक विमीय गति करता है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि F = बल = क्या है, कांस्टेंट है, और एक कण क्या, एक विमीय गति मतलब सीधी रेखा में गति कर रहा है, ठीक है। और जिसका विस्थापन x और समय का समीकरण क्या है, देखो मतलब यहाँ पे समय का समीकरण दिया है और विस्थापन का समीकरण क्या दिया है, t बराबर √x + 3 दिया है, ठीक है। तो क्या कण का विस्थापन ज्ञात करना है, अपन को विस्थापन x ज्ञात करना है, ठीक है। कब ज्ञात करना है, जबकि v बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को वेग निकालना है, इसमें वेग का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, ठीक है। लेकिन देखो अब इसमें इस समीकरण में देखो, ये समीकरण है ना, इसमें राइट साइड में क्या x है और यहाँ पे तो नीचे क्या है, t है, तो यहाँ पे क्या है, अपन x, अब क्या करेंगे, अब देखो अब अपन ऐसे तो अवकलन कर नहीं सकते, ये क्या इसमें अपन क्या करेंगे, जो समीकरण दी है इसको अपन x के फॉर्म में लिखेंगे, जिससे t इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं dx/dt, मतलब जब ये t वाली समीकरण अपन
टी से अवकलित करेंगे तभी अपन को वेग मिलेगा। तो देखो क्या दिया है, समय की समीकरण क्या दिया, टी बराबर रूट एक्स प्लस थ्री, और अपन को क्या करना है, जब भी बराबर जीरो तो विस्थापन अपन को ज्ञात करना है। तो देखो टी बराबर रूट एक्स प्लस थ्री, क्योंकि अपन को तो एक्स, इसमें अपन को एक्स चाहिए, टी की वैल्यू तो अपन रख नहीं सकते डी एक्स बाई डी टी में, अपन को एक्स की वैल्यू रखना है। तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को थोड़ा उल्टी सीधी करेंगे। तो देखो क्या, देखो जो ये प्लस थ्री है, ये जब इधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के थ्री हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस थ्री बराबर रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स बराबर मैंने क्या लिखा, टी माइनस थ्री ब्रैकेट लगा दिया। जब भी अपन अंडर रूट हटाते हैं तो अपोजिट साइड पे स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अंडर रूट हटाया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी अपन अंडर रूट हटाते हैं तो दूसरी साइड पे क्या आता है, स्क्वायर आ जाता है। वही किया टी, तो एक्स बराबर क्या आ गया, टी माइनस थ्री होल स्क्वायर। अब देखो ये तो आ गया अपने विस्थापन की समीकरण आ गई, एक्स विस्थापन आ गया, एक्स बराबर टी माइनस थ्री, और अपन को पता है वेग बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। इसमें अपन एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू रखने पे क्या होगा, टी माइनस थ्री होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब अपन अवकलन कर लेते हैं, डी बाई डी टी, टी माइनस थ्री ब्रैकेट का होल स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। देखो अपन को पता है एक्स की घात एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन यहाँ पे जो एक्स तो है नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं टी की घात एन का अवकलन होता है, टी के सापेक्ष क्या होता है, एन टी एन माइनस वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टी तो है नहीं है, टी के साथ माइनस थ्री भी है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, एक्स या टी मान लेंगे, इसे टी मान लेंगे। ठीक है, एक्स मान लो या टी मान लो, टी मान लेंगे तो डी टी बाई डी टी क्या होगा, मतलब जब अपन इसे टी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और टी स्क्वायर का अवकलन अपन को पता है क्या होता है, टू इंटू टी की घात टू माइनस वन। ठीक है, तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, टू टी वन आ जाएगा। ठीक है, या फिर टी की जगह मैंने एक्स माना है तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, टू एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, वही किया है मैंने यहाँ पे। देखो तो ऐसी चीज़ों का अवकलन कैसे करते हैं, तो देखो इसका पहले तो अपन ने इसको एक्स मान लिया या टी मान लिया। ठीक है, तो डी बाई डी टी, इसे आप x की जगह t मान लो। ठीक है, t सही रहेगा क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना अपन, तो इसे t मान लिया, ये x की जगह t समझो इसे। ठीक है, ये सब जगह पे t है x की जगह, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, टू टी की घात टू माइनस वन इंटू, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी, जो अपन ने माना है उसका एक बार और अवकलन करना होता है। अपन ने क्या माना था यहाँ पे, डी बाई डी टी एक्स या टी माना था, तो अपन ने एक्स या टी उसका एक बार अवकलन और करना होता है। ये अवकलन का एक अलग नियम होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, इसको अपन ने टी मान लिया, तो टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, टू माइनस वन, और साथ में जो माना था उसका एक बार अपन को अवकलन और करना पड़ेगा, तो डी बाई डी टी जो एक्स या टी, डी बाई डी टी एक्स या टी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे जो एक्स माना था उसकी वैल्यू रख देंगे अपन, तो टू टी एक्स की वैल्यू क्या अपन ने क्या माना था, एक्स टी माइनस थ्री माना था, सॉरी टी माइनस थ्री माना था, तो अपन ने एक्स की वैल्यू रख दी टू, ब्रैकेट में ये टी माइनस थ्री आ गई क्योंकि घात तो एक हो गई यहाँ पे। ठीक है, और डी बाई डी टी, और एक्स की जगह पे अपन ने यहाँ भी रख दिया टी माइनस थ्री, मतलब जो भी अपन मानते हैं ना उसका एक बार और अवकलन करता है, और एक बार और अवकलन करना होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं श्रृंखला नियम होता है। ठीक है, अब देखो टू टी माइनस थ्री डी बाई डी टी टी माइनस थ्री, अब इसका अवकलन करना तो अपन जानते हैं, नॉर्मली कर लेंगे। कैसे, टू ब्रैकेट में टी माइनस थ्री, एक बड़ा ब्रैकेट ले लिया अपन ने, और डी माइनस थ्री का टी से गुणा, टी ब्रैकेट खोल दिया, मतलब इन दोनों में डी बाई डी टी का गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, डी टी बाई डी टी माइनस डी थ्री बाई डी टी। ठीक है, अब अपन आगे वाली में लिखेंगे टू टी माइनस थ्री ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, टी की घात, जिसकी घात अगर कुछ नहीं लिखी नहीं होती वो क्या होती है, वन होती है, तो टी की घात वन का क्या होता है, वन इंटू टी वन माइनस वन, तो ठीक है ये क्या हो जाएगा, वन टी जीरो हो जाएगा, और जिसकी घात जीरो होती है वो क्या होता है, वन होता है, तो वन एक गुणा एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से देखो 2t-3, इसका टी का dt/dt की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू टी, 1 ब्रेक घात 1-1, और कांस्टेंट का अपन को पता है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ से अपन ने लिखा 2t-3, ये हो गया 1 हो गया पूरा स्टेप 1 माइनस 0। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, पूरे कॉस्टेक से 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2t-3, 2 ब्रैकेट में t-3। ठीक है, ये आ गया अवकलन इस चीज़ का। तो अपन ने इस चीज़ का अवकलन क्या निकाला, b बराबर 2t-3। अब देखो क्वेश्चन में दिया है b बराबर 0, तो अपन 0 b की वैल्यू 0 कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 2t-3 ब्रैकेट में t-3। ठीक है, तो 0 बराबर इस 2 का गुणा इन दोनों से, ब्रैकेट खोल देंगे तो इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो 2t-3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 6 बराबर 2t हो जाएगा। इसे अब 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया। जब अपन अब देखो अपन ने समीकरण निकाली थी, विस्थापन की, x बराबर t-3 होल स्क्वायर, इसमें t बराबर अपन 3 सेकेंड रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3-3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, 3 में से 3 गया तो 0 गया, 0 की स्क्वायर का क्या होगा, 0 ही होगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 0, मतलब कण का विस्थापन क्या था, 0 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कार एक सरल रेखीय गति करती है, मतलब एक कार एक सीधी रेखा में जा रही है। ठीक है, एक कार है सीधी रेखा में जा रही है, जिसकी गति की समीकरण निम्न प्रकार है। इसमें गति की समीकरण s बराबर क्या दी है, 12t + 3t² माइनस 2tq, जहाँ s मीटर में और t सेकंड में। तो कार का क्या प्रारंभिक वेग निकालना है कार का अपन को। ठीक है, देखो दिया है, क्या दिया, एस मतलब कण की स्थिति, विस्थापन, दूरी, जो भी एस कितना दिया है, 12t + 3t² माइनस 2tq। ठीक है, और अपन को क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट पढ़ लिया था। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है समय t बराबर 0 पर वेग निकालना है अपन को। ठीक है, अपन ने पढ़ा था, देखो b बराबर क्या होता है, dx/dt होता है। देखो इसमें इधर भी t है और नीचे भी t है, तो इसका अवकलन हो जाएगा, तो अपन को dx/dt करेंगे तो क्या मिलेगा, अपन को वेग मिलेगा। ठीक है, या फिर अपन dx/dt या ds/dt, दोनों फॉर्मूला एक ही है। तो अब s की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो b बराबर dy/dt, ब्रैकेट में s की वैल्यू क्या रख दी, 12t + 3t² माइनस 2tq। ठीक है, अब अपन ब्रैकेट खोल देंगे तो dy/dt का इन तीनों पद में गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, b बराबर dy/dt 12t + dy/dt 3t² माइनस dy/dt 2tq। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट होंगे, जैसे यहाँ पे 12 कांस्टेंट है, यहाँ 3 कांस्टेंट है, यहाँ 2 कांस्टेंट है, इनको अपन बाहर निकाल लेंगे। तो अपन क्या लिख लेंगे, b बराबर 12 dy/dt इंटू टी, क्योंकि t बचा ना यहाँ पे, + 3 dy/dt t², यहाँ पे 3 बार निकाल लिया तो t² बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार -2 dy/dt, यहाँ पे 2 बार निकाल लिया तो tq बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन अवकलन देख लेते हैं। देखो ऊपर भी t है, नीचे भी t है, तो अपन dt/dt करेंगे तो t, जैसे t की घात 1 है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1 इंटू टी, 1 - 1, तो 1 आ जाएगा। उसी से t की घात, जैसे t की घात n है, तो क्या हो जाएगा, nt n-1। ठीक है, तो वही किया। ऐसे t की घात 2 है, तो अपन ने क्या किया, 2t 2-1, घात में से 1 कम कर दिया, तो इसका क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। इसी प्रकार tq का क्या आ जाएगा, 3t 3-1, तो क्या आ जाएगा, 3t² आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इन सारे अवकलन की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं। t का अवकलन कितना आया था, 1 आया था, तो 12 × 1 + 3, और dt² का अवकलन कितना निकाला था अपन ने, 2t निकाला, तो 2t रख दिया अपन ने, -2 dtq/dt का अवकलन कितना निकाला था अपन ने, 3t² निकाला था, तो यहाँ पे 3t² रख दिया। ठीक है, अब देखो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा,
और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6t² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या दिया है, प्रारंभिक वेग मतलब होता है t बराबर 0 पर वेग निकालना है। तो इस समीकरण में अपन t बराबर 0 रख देंगे, तो b बराबर 12 प्लस 6, t की जगह 0 रख दिया। ठीक है, और यहाँ भी 0 रख दिया, -6 इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या, b बराबर 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, दी गई सरल रेखा की ढाल निकालना है। मतलब अपन को ये समीकरण दी है, इसकी अपन को ढाल या स्लोप निकालना है। तो अपन पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है ढाल या स्लोप। देखो, जनरली जो जो ग्राफ होते हैं ना, उनकी एक जनरल समीकरण होती है, वो क्या होती है, y बराबर mx प्लस माइनस सी। इस समीकरण को आपको याद रख लेना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो m क्या होता है, m होता है, m बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, स्लोप या ढाल या प्रवणता इसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अपन को m ही निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे c क्या होता है, c होता है अंतखंड होता है, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी बाई एक्सिस पे या तो c ऊपर हो सकता है या फिर c नीचे हो सकता है। अगर प्लस है तो ऊपर होगा और माइनस है तो c नीचे होगा। ठीक है, और साथ में जो ये जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, प्लस एक्स दिशा से ग्राफ द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो जो थीटा होता है ना, वो क्या होता है, प्लस एक्स, ये प्लस एक्स दिशा है इससे, और ये ग्राफ रहा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण बनता है, प्लस एक्स दिशा से ग्राफ द्वारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण बनता है वो थीटा होता है। देखो कोण तो इधर भी बनता है, प्लस एक्स दिशा से क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज हो गई, मतलब घड़ी की दिशा हो गई है। इस दिशा में जो कोण बनता है वो थीटा, अपन उसे नहीं लेते हैं, अपन कौन सा लेते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। ये दिख रहा है ऐसे थीटा, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण होता है प्लस एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में। अब देखो इसमें, देखो एक जो ग्राफ है ये दिख रहा है पूरा, ये क्या है, मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो इसमें मतलब कोई c बराबर क्या होता है, जो ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाता है उसमें c बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो अपन इसमें देखो y बराबर mx प्लस माइनस सी में जब c बराबर 0 रखेंगे तो इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, y बराबर mx हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा ग्राफ है। ठीक है, ये मूल बिंदु से होकर नहीं जा रहा, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से तो नहीं जा रहा ना, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये कुछ बाई एक्सिस पे, कुछ इस जगह पे बाई एक्सिस पे एक कुछ जगह पे ऊपर से काट रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन सी इंटरसेक्ट या अंतखंड। तो इस ग्राफ की समीकरण क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस माइनस सी। अगर ऊपर काट रहा है तो प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे काटता, यहाँ काटता तो माइनस सी हो जाता। अब जैसे ये 3 ग्राफ दिए हैं, देखो ये तो मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, y बराबर mx, क्योंकि c तो 0 हो गया, c तो है ही नहीं है, तो y बराबर mx हो गया। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ के लिए देख लो, इस वाले ग्राफ के लिए क्या, c की वैल्यू ये दी है। ठीक है, तो ग्राफ और c कैसा है, ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इसके प्लस एक्सिस जो x एक्सिस होता है उसके ऊपर की चीज़ें प्लस होती हैं, और इसके नीचे की चीज़ें कैसी होती हैं, माइनस होती हैं। तो देखो अपन को c कैसा दिख रहा है, ऊपर है तो प्लस है, तो इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस सी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अब इस वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं अपन, इस वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस वाले ग्राफ के लिए c कहाँ, इधर है नीचे की साइड में, तो c माइनस हो जाएगा, तो समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx माइनस सी हो जाएगा। अपन क्वेश्चन अपन करते हैं, दी गई समीकरण की सरल रेखा क्या होगी। समीकरण क्या है, y बराबर अंडर रूट 3x माइनस 2। अपन को क्या निकालना है, ढाल या प्रवणता निकालना है। अपन को ढाल या प्रवणता मतलब m निकालना है अपन को। दिया है y बराबर अंडर रूट 3x माइनस 2, और अपन को क्या ढाल निकालनी है। ठीक है, तो अपन को देखो ग्राफ की जनरल समीकरण क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी होती है। अब देखो इसको अपन इस समीकरण जो मेन समीकरण है उसकी समीकरण दी हुई समीकरण से तुलना कर लो। तो देखो y की जगह पे y है यहाँ पे, ठीक है, और x की जगह पे x है यहाँ पे, और c की जगह पे क्या है, -2 है। ठीक है, और m की जगह पे क्या है, जो भी x के सामने देखो
जो भी x के सामने होता है वो क्या होता है, m होता है। यहाँ पे x के सामने क्या है, √3 है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, √3 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई है। मतलब इन दोनों इक्वेशनों को अपन मतलब जो समीकरण दी हुई होती है उसकी अपन ग्राफ की जो आदर्श समीकरण होती है उससे तुलना कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस समीकरण से तुलना करने पर m की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई है, ठीक है। और m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो m बराबर tan थीटा बराबर m की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो इसका ढाल या स्लोप, जैसे इसी m को अपन क्या बोलते हैं, ढाल, स्लोप या प्रवणता। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे दिए ग्राफ के लिए एक्स वाई समीकरण होगा। अब ये बोल रहा है कि भैया अपन को ये ग्राफ दिया है, इसका एक्स वाई समीकरण क्या होगा। मतलब भाई बाई बराबर एम एक्स, यही कि बाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी समीकरण बनाना है अपन को इस ग्राफ का, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये ग्राफ दिया है, यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। तो थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, और अपन को पता है एम बराबर स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। पहले अपन ऐसे क्वेश्चन में स्लोप निकाल लो, उसके बाद बाई बराबर एम एक्स, और ये चूंकि ये ग्राफ मूल बिंदु से गुजर रहा है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो अपन को बस जब अपन बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो सी तो हो गया। अगर एम की वैल्यू पता चल गई तो अपन एक्स, इसकी एक्स वाई समीकरण बन जाएगी। तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, एंड इसकी ग्राफ की 45 डिग्री दिया है, ठीक है, 45 डिग्री दिया है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये सारी tan की वैल्यू अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन ग्राफ की इक्वेशन लिख ली आइडियल, बाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे सी क्या हो गया, जो ये ग्राफ मूल बिंदु से जा रहा है तो सी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, बाई बराबर एम एक्स बचा, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी आ रही, tan 45 की 1 होती है, तो एम की जगह 1 रख दिया, तो बाई बराबर 1 इंटू एक्स। तो समीकरण क्या आ गई, बाई बराबर एक्स आ गई इसकी ग्राफ की, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेना, बाई बराबर एक्स कौन सा है, पहले ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए ग्राफ के लिए एक्स वाई समीकरण होगी। अब देखो इसमें ये ग्राफ दिया है, ठीक है। इसमें एंगल, इसमें जो, ठीक है, इसकी अपन अब सॉरी अपन दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब नीचे, अब क्वेश्चन में क्या ये ग्राफ दिया और इसकी अपन को बाई बराबर एम एक्स प्लस सी समीकरण बनाना है, मतलब ठीक है, एक्स वाई समीकरण बनाना है इसकी, ठीक है। देखो इसमें एंगल क्या दिया है, ए वाला दिया है 30 डिग्री, पर अपन, मैंने क्या बोला था, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज एंगल है, अपन क्लॉकवाइज एंगल तो लेते नहीं है, अपन तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। तो अपन को देखो इस क्वेश्चन में यही झोल है कि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा। अगर ये पता होगा तो अपन समीकरण बना लेंगे, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये तो क्लॉकवाइज दिशा में है, ये तो अपन लेते नहीं है, अपन एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा वाला, ये वाली दिशा वाला, ठीक है। तो कौन सा एंगल लेंगे अपन, ए वाला एंगल लेंगे, ए वाला, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो कुछ एक ये ग्राफ दिया है और एंगल ये दिया है और एक्स वाई समीकरण निकालना है। देखो जैसे ही, देखो जब भी ये जी होता है ना, इसे मतलब जब एक्स वाई डायरेक्शन होते हैं, ये होती है प्लस एक्स डायरेक्शन, ये होती है माइनस एक्स डायरेक्शन, ये होती है प्लस वाई डायरेक्शन, ये होती है माइनस वाई डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट देखो, जैसे कोई ये ग्राफ है दिया, ठीक है, इसमें एक ग्राफ है, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पे अगर 30 डिग्री का कोण है, क्या ये तो हो गया एक्स, सॉरी, अगर एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है, तो उसके अपोजिट साइड में भी एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में कितना होगा, 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये एक नियम होता है, ठीक है।
समझ गया क्या? अगर एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में इधर 30 का एंगल है, तो इधर भी साइड में एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में कितने का एंगल होगा? 30 का होगा। ये नियम होता है, कोई मुझे पता नहीं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो अपन आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ भी मतलब यहाँ एक्स और ग्राफ के बीच में कितना एंगल है? 30। तो यहाँ भी एक्स और ग्राफ के बीच में कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपन ने देखा था ये कितना होता है? 90 होता है। देखो, और ये पूरा कितना होता है? 90 होता है। 90 में से देखो ये तो 30 हो गया, तो -30 कर देंगे, तो 90 - 30 बचा कितना? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 30 हो गया, ये टोटल 90 होता है, तो 30 और 90 में से 30 जाएंगे, तो ये कितना बचा? 60। और जब इनको जोड़ेंगे जब अपन जोड़ेंगे 60 और 30 कितना होता है? 90 होता है। तो अपन को ये पता है कि ये 90 होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो अब अपन देख लेंगे कि एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना कोण थीटा बनना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया 90, लिख दिया, और ये हो गया 60 डिग्री, ये भी लिख दिया। और 90 और 60 कितना होता है? 150 डिग्री होता है, ठीक है। अपन निकाल लेंगे एम बराबर स्लोप क्या होता है? 10 थीटा होता है। और थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 10 150, थीटा 150 लिख देंगे, 10 150 लिख देंगे। और 10 150 की वैल्यू कितनी होती है? -1/√3 होती है। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम बराबर आ जाएगा -1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अपन बाई बराबर mx प्लस माइनस सी लिख देंगे, क्योंकि ये ग्राफ मूल बिंदु से होके जा रहा है, इसलिए c बराबर 0 हो गया। और m की वैल्यू रख देंगे, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा? -1/√3 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर अपन इसी को लिख सकते हैं -x/√3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा y बराबर √3x - 2 बाई एच को कौन सी जगह पर काटती है? अब ये दिया कि ये बोल रहा है कि ये समीकरण है बाई की एक्स के सापेक्ष। अब ये पूछा है कि ये समीकरण में बाई एच पर किस जगह पर कटता है, ठीक है। मतलब सरल रेखा बाई एच को कौन सी जगह पर काटती है। तो अपन इसको भी सेम तरीके से कर लेंगे। अपन ने देखो समीकरण बाई बराबर क्या दिया है? √3x - 2, ठीक है। अब अपन को पता है ग्राफ की बेसिक समीकरण क्या होती है? बाई बराबर mx प्लस सी होती है, ठीक है। अब देखो बाई एच पर किस जगह काटती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? जैसे ये बाई एक्सेस हो गया, या तो यहाँ काटेगी या यहाँ काटेगी, तो यही तो सी होता है। तो अपन को सी निकालना है, ठीक है। अब देखो बाई की जगह बाई दिया है, सी की जगह क्या दिया? -2 दिया है। और m की x के साथ जो होता है वो m होता है, तो m की वैल्यू कितनी दी है? √3। देखो तो इसमें m बराबर क्या दिया है? √3, और c बराबर कितना दिया है? -2 दिया है, ठीक है। अब देखो c बराबर -2 का मतलब होता है अगर c +2 होता तो ये ग्राफ मतलब यहाँ पे कहीं काटता, ठीक है। अगर c बराबर -2 है तो मतलब इधर साइड नीचे ग्राफ नीचे की तरफ कटेगा, ठीक है। तो ग्राफ इस टाइप से मान लो, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। और इसका PDF डाउनलोड करना है तो